Hi, good morning, student. Today we are discuss about the pyloric stenosis. This is a disease of gastrointestinal disorder. ठीक है? Pyloric stenosis is a narrowing of the opening known as pylorus through the which food and other stomach content pass from stomach to the small intestine. मतलब कि pyloric stenosis क्या होता है कि एक नैरो ओपनिंग होती है, किसकी जो पाइलोरस पार्ट होता है उसकी नैरो ओपनिंग हो जाती है, जिससे पाइलोरस क्या काम करता है, फूड को, जो फूड होता है एंड अदर स्टोमक कंटेन होते हैं उनको पास करता है स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो जो एरिया होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का, उसको बोलते हैं पासवे एरिया, उसको बोलते हैं पाइलोरस पार्ट। और वो पाइलोरस पार्ट का अगर नैरोइंग होना ना, उसकी साइज कम हो जाना, उसका एरिया जो पासवे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाना, उसको बोलते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस। इट इज ए कंजेनाइटल डिफेक्ट। ये क्या है? एक जन्मजात डिफेक्ट है। कॉजेज क्या होते हैं? एग्जैक्ट कॉज इज अननोन, कि इसका एग्जैक्ट कॉज क्या है, अननोन है, कोई इटियोलॉजी नहीं है एग्जैक्ट की जो डिफाइन कर सके पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है क्या है। नेक्स्ट है अफेक्ट मेल देन फीमेल। ये क्या करता है? ज्यादा मेल को अफेक्ट करता है फीमेल की बजाय। फैमिली हिस्ट्री ऑफ पाइलोरिक स्टेनोसिस, मगर अगर किसी को पाइलोरिक स्टेनोसिस हो रखा है फैमिली के अंदर तो वापस होने के चांस हो सकते हैं, मतलब जेनेटिकली। प्री मेच्योरिटी मतलब कोई बच्चा प्री मेच्योर पैदा हुआ 37 वीक से पहले, ठीक है, तो उसमें होने के चांस रहते हैं। इंसिडेंस इज आउट ऑफ 1000, मतलब कि 1000 में से 3 को पाइलोरिक स्टेनोसिस होता है, मतलब 1000 में भी बोर्न हो रहे थे उनमें से 3 को ही पाइलोरिक स्टेनोसिस होने के चांस रहते हैं। फिर एक्सेसिव यूज ऑफ एंटीबायोटिक इन प्रेगनेंसी, या किसी अगर प्रेगनेंसी में अगर अत्यधिक ज्यादा एंटीबायोटिक यूज कर रहा है, प्रोलॉन्ग यूज कर रहा है, तो उसकी वजह से भी पाइलोरिक स्टेनोसिस हो सकता है। ये तो क्या है, रिस्क फैक्टर। कोई एग्जैक्ट कॉज पता करने वाली नहीं है, कोई ऐसी इटियोलॉजी जो इसको डिफाइन कर सके। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम। सिम्टम बिगिन इन ए बेबी 2 to 4 वीक आफ्टर बर्थ, मतलब जो सिम्टम होते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस के, वो एक बच्चे के अंदर 2 से 4 वीक आफ्टर बर्थ, मतलब बर्थ के 2 से 4 वीक बाद आते हैं। वॉमिटिंग आफ्टर फीडिंग, मतलब बच्चा जब फीडिंग कर लेता है उसके बाद क्या होता है, उसको वापस वॉमिटिंग होती है। वॉमिटिंग मिल्क इज कर्डेड बट नॉट बाइल अब्सेंस, मतलब वॉमिटिंग तो होती है, जो मिल्क है वो कर्ड हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, बट उसका तो उसके अंदर बाइल की प्रेजेंस है वो ऑब्सेंस होती है। लेटर ऑन प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग, फिर बाद में क्या, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग मतलब आप जैसे एक वोमिटिंग होती है वो सीधे नीचे गिरती है। प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग में ये होता है कि थोड़ी दूर आगे जाके 2 या 3 इंच के डिस्टेंस में गिरती है, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल, मतलब सीधे माउथ के थ्रू गिरती है। फिर आता है बेबी लुक हंगर एंड वेट टू ईट। बच्चा क्या आता है, लुक हंगर मतलब भूखा दिखाई देता है और उसको वेट रहता है खाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है वेट लॉस होता है क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं मिलते। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट बाउल मूवमेंट, इनफ्रीक्वेंट मतलब प्रॉपर बाउल मूवमेंट नहीं होता, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होते। नेक्स्ट है बेबी में बिकम लिथार्ज, बेबी है वो लिथार्ज फील करता है, सेडेटिव फील करता है। स्मॉल एलाइव साइज मास फेल्ट इन द अपर साइड ऑफ अब्डोमेन, मतलब कि जो अपर साइड का अब्डोमेन है, अपर एरिया है, ऊपरी एरिया, उसके अंदर क्या है, स्मॉल एलाइव मास लाइक साइज फील होता है। नेक्स्ट है साइन ऑफ डिहाइड्रेशन, कि अगर उसको साइन ऑफ डिहाइड्रेशन के फील होंगे कि उसको फ्लूइड लॉस होगा, मतलब डिक्रीज होगा यूरिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट आता है डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन, पेशेंट हिस्ट्री देखेंगे, अबाउट बेबी फीडिंग, वोमिटिंग पैटर्न कैसा है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग है, कि पाइलोरिक स्टेनोसिस का मेन साइन क्या होता है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग। फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, हेड टू टू एग्जाम, फिर सीरम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस देखते हैं, सीपीसी देखते हैं, बेरियम मील टेस्ट देखते हैं, अब्डोमिनल सोनोग्राफी करते हैं, वो जो ओलिव लाइक मास शेप है उसको असेस करने के लिए। फिर आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में फर्स्ट देखते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में पाइलोरोप्लास्टी, मतलब पाइलोसिस पार्ट को जो नैरो हो रखा है उसको रिमूव कर देना या उसको रिपेयर कर देना, ठीक है। फिर आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। क्या होता है, असेस द कंडीशन ऑफ पेशेंट, पहले क्या करेंगे, पेशेंट की कंडीशन को असेस करेंगे और उसको कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट गिवन बाय आईवी फ्लूइड टू करेक्ट डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, मतलब फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट जो आईवी फ्लूइड के थ्रू देते हैं इंट्रावेनसली, किस लिए, डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस को करेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट आता है गिव स्मॉल अमाउंट ऑफ फीडिंग टाइम टू टाइम, मतलब स्मॉल अमाउंट फीडिंग देनी है टाइम टू टाइम,
एक्सेसिव फीडिंग नहीं देनी, मतलब थोड़े टाइम टू टाइम रेगुलर इंटरवल के अंदर उसको थोड़ा थोड़ा फीड करवाना है। नेक्स्ट है चेक इनपुट एंड आउटपुट, कितना ले रहा है और कितना वापस रिमूव निकाल रहा है बच्चा, तो वो फीडिंग चेक करनी है आपको। नेक्स्ट चेक पेशेंट वेट रेगुलर, आपको पेशेंट वेट रेगुलर चेक करना है। ये पेशेंट का वेट चेक करने का मतलब है कि वो रेगुलर पेशेंट है, वो उसका वेट लॉस हो रहा है या बढ़ रहा है वो आपको बताएगा। नेक्स्ट है प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट। अब आपको क्या करना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, क्योंकि पेशेंट को डिजीज के बारे में पता नहीं है, नॉलेज डेफिसिट है, तो आपको क्या करोगे, उसको नॉलेज करोगे जिससे उसका एंजाइटी है वो रिलीव होगा। नेक्स्ट है असेस वाइटल साइन एट ए रेगुलर इंटरवल, आपको 2 आवर या 3 आवर से रेगुलर वाइटल साइन असेस करने हैं। नेक्स्ट है गिवन क्लियर इन्वायरमेंट, क्लीन क्लियर इन्वायरमेंट टू द पेशेंट, आपको इन्वायरमेंट ऐसा तो वातावरण है यूनिट का वो ऐसा मेंटेन करना है शांतिपूर्वक हो और क्लीन हो एकदम, ठीक है। यूज एसेप्टिक टेक्निक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पेशेंट केयर, आपको क्या करना है, एसेप्टिक तो स्टरलाइज टेक्निक यूज करनी है जिससे कोई इन्फेक्शन के चांस ना हो। मेंटेन ओरल हाइजीन ऑफ पेशेंट, आपको माउथ केयर प्रोवाइड करनी है पेशेंट को। नेक्स्ट है गिव ऑल द मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर, आपको क्या करना है, जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया मेडिकेशन, जो भी दवाई उसके अनुसार आपको प्रिस्क्राइब करनी है टाइम टू टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन टू द पेशेंट एंड हर फैमिली मेंबर अबाउट डिजीज ट्रीटमेंट एंड इंटरवेंशन, मतलब आपको क्या करना है, बताना है पेशेंट और उसके फैमिली मेंबर को कि इस डिजीज का प्रिवेंशन कैसे करना है, ट्रीटमेंट क्या है, इंटरवेंशन क्या है, कैसे क्योर होगी, वो सारा प्रोसीजर आपको डॉक्टर जो डॉक्टर है वो बताएगा या नर्स है इन्फॉर्म कर सकती है फैमिली मेंबर को या और पेशेंट को। नेक्स्ट है गैस्ट्रिक कैंसर, अब डेफिनेशन क्या है देखो, इट रेफर्स टू मेलिग्नेंसी अराइजिंग फ्रॉम द एनी पार्ट ऑफ स्टोमक, मतलब कि गैस्ट्रिक कैंसर क्या होता है, एक मेलिग्नेंसी होती है जो अराइज होती है फ्रॉम द एनी पार्ट ऑफ स्टोमक, मतलब स्टोमक के कौन से भी कहीं से भी पार्ट के अंदर अराइज हो सकती है। स्टोमक कैंसर कॉज अबाउट 8 लाख डेथ पर ईयर वर्ल्ड वाइड, मतलब स्टोमक कैंसर की वजह से 8 लाख डेथ है वो पर ईयर होती है पूरे संसार के अंदर। नेक्स्ट आता है टाइप्स, फर्स्ट आता है एडिनोकार्सिनोमा, मेलिग्नेंसी ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम ऑफ गैस्ट्रिक मिकोजा, मतलब कि एडिनोकार्सिनोमा का मतलब होता है कि मेलिग्नेंसी होती है, अबनॉर्मल ग्रोथ होती है सेल्स की, एपिथेलियम टिश्यू है उसकी गैस्ट्रिक मिकोजा है उसमें अगर मेलिग्नेंसी तो उसको बोलते हैं एडिनोकार्सिनोमा। फिर आता है स्टोमक कार्सिनोमा, दिस इज मेलिग्नेंसी ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ स्टोमक, मतलब कि स्क्वामस एपिथेलियम के अंदर मेलिग्नेंसी होना स्टोमक कार्सिनोमा कहलाता है, अगर ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है तो एडिनोकार्सिनोमा कहलाता है। फिर आता है लिम्फोमा, इट इज ए ट्यूमर ऑफ लिम्फोमा रेटिकुलर टिश्यू, मतलब कि लिम्फ नोड के जो रेटिकुलर टिश्यू थे उनके अगर ट्यूमर फॉर्म है उसको बोलते हैं लिम्फोमा। कार्सिनोइड, कैंसर ऑफ हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स ऑफ स्टोमक, मतलब ऐसी सेल जो स्टोमक में हार्मोन प्रोड्यूस करती है उनके अंदर अगर कैंसर होता है तो उसको बोलते हैं कार्सिनोइड। फिर आता है कॉज, कि कॉज क्या क्या होते हैं, इन्फेक्शन विथ एस पाइलोरी, मतलब इन्फेक्शन होना एस पाइलोरी बैक्टीरिया का। फिर है डाइट हाई इन साल्ट फूड, मतलब डाइट है वो हाई सोडियम इंटेक करना, स्मोकिंग करना, एल्कोहल का यूज करना, प्रीवियस स्टोमक इंजरी, यदि कोई प्रीवियस स्टोमक की इंजरी हुई है, सर्जरी हुई है, ठीक है, ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, इनमें ज्यादा चांस रहते हैं जो अपन ने पेप्टिक अल्सर में पढ़े थे। फैमिली हिस्ट्री है स्टोमक ऑफ कैंसर, अगर स्टोमक कैंसर किसी को फैमिली के अंदर है तो उसकी वजह से ओबेसिटी है, एज 55 और ओवर ज्यादा एज होना। नेक्स्ट है मेल मोर अफेक्टेड देन फीमेल, मेल है वो ज्यादा फीमेल से ज्यादा अफेक्ट होता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, कि फिजिकल एक्टिविटी है वो कम होना। फिर आता है स्टेजिंग ऑफ कैंसर, कि कौन कौन सी स्टेज होती है। फर्स्ट आता है स्टेज 0, मतलब लिमिटेड टू लाइनिंग ऑफ स्टोमक, मतलब कि कैंसर होता है वो लाइनिंग होती है जो उनमें ही होता है बस स्टोमक की, ठीक है। स्टेज 2 पेनिट्रेशन टू द सेकेंड एंड थर्ड लेयर एंड द नियर बाय लिम्फ नोड, मतलब
कि कैंसर पेनिट्रेट करता है, भेजता है म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, ठीक है, एंड द नियर लिम्फ नोड, उनके पास जो लिम्फ नोड है उनके अंदर कैंसर होना होता है सेकंड स्टेज में। फिर आता है स्टेज थर्ड, पेनिट्रेशन टू सेकंड थर्ड लेयर टू मोर डिस्टेंट लिम्फ नोड, मतलब कि पेनिट्रेशन सेकंड जैसे म्यूकोजा, सब म्यूकोजा और इनर म्यूकोजा के अंदर तक पहुंच जाता है, डिस्टेंट दूर तक की लिम्फ नोड के अंदर कैंसर होता है, उसको बोलते हैं स्टेज थर्ड। फिर स्टेज फोर्थ, पेनिट्रेशन टू थर्ड फोर्थ लेयर ऑफ ओवर बाय टिश्यू डिस्टेंटली, मतलब कि थर्ड फोर्थ लेयर की टिश्यू है उनके अंदर होना और लिम्फ नोड तक पहुंच जाता है, उसको बोलते हैं स्टेज फोर्थ स्टेज। फिर आती है स्टेज फिफ्थ, कैंसर है स्प्रेड नियर टू टिश्यू एंड मोर डिस्टेंट फॉर मेटास्टेज इन अदर ऑर्गन, मतलब कि कैंसर है वो स्प्रेड हो जाता है टिश्यू के अंदर और डिस्टेंट लिम्फ नोड के अंदर, वो मेटास्टेटिस होता है, मतलब अदर ऑर्गन के अंदर भी फैल जाता है। फिर आता है साइन एंड सिम्टम। ए सिम्टोमेटिक सिम्टम इज नॉट क्लियर अपीयर इन अर्ली स्टेज, मतलब कि सिम्टोमेटिक सिम्टम वो फर्स्ट स्टेज के अंदर, अर्ली स्टेज के अंदर नहीं अपीयर होते। पेन इन स्टोमक एरिया, स्टोमक का जो एरिया है पेरिटोनियल उसमें पेन होता है, नोजिया होती है, वोमिटिंग होती है, वेट लॉस होगा, फीलिंग ऑफ फुलनेस आफ्टर स्मॉल मील, अब आप थोड़ा सा खाना खाओगे उतने में आपको फुलनेस फील होगा कि पेट भर गया। नेक्स्ट आता है जीआई ब्लीडिंग होती है, हार्ट बर्न होता है, एनीमिया, अगर ब्लीडिंग हार्ट बर्न जीआई ब्लीडिंग होगी तो ब्लड लॉस होगा तो एनीमिया के चांस रहते हैं। एनोरेक्सिया, भूख कम लगती है, डायरिया या कॉन्स्टिपेशन हो रखा है क्योंकि डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन, जिसमें अपन पेशेंट हिस्ट्री देखते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, स्टूल टेस्ट, सीबीसी, बेरियल स्वालो टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है चेस्ट एक्सरे, सिटी स्कैन, यूएसजी, जिसमें लीवर बायोप्सी, लीवर की सेल्स लेके बायोप्सी करते हैं, गैस्ट्रोस्कोपी। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट, कॉम्बिनेशन ऑफ सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी। आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन लेना है सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी का, ठीक है। फर्स्ट आता है एंडोस्कोपी म्यूकोजल रिसेक्शन, इट इन्वॉल्व रिमूविंग ओनली ट्यूमर एंड सराउंडिंग टिश्यू 3 सेमी से कम अगर हो म्यूकस ट्यूमर, कि आपको क्या करना है ट्यूमर को रिमूव करना और सराउंडिंग ट्यूमर के जो भी टिश्यू है जिनमें कैंसर सेल हो रखी है उनको रिमूव कर देना, उसको बोलते हैं एंडोस्कोपी म्यूकोजल रिसेक्शन। फिर आता है गैस्ट्रेक्टोमी, टोटल गैस्ट्रेक्टोमी एंड पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी विद रिमूव नियर बाय टिश्यू और ऑर्गन, मतलब कि टोटल ऑर्गन के टिश्यू और ऑर्गन में जिनमें मेटास्टाइज हो सकता है कैंसर सेल उनको रिमूव कर दिया जाता है। फिर आता है बिलोथ फर्स्ट एंड बिलोथ सेकेंड, डुडेरोस्टोमी और जजुनोस्टोमी तो मैंने कल पढ़ाया था। फिर आता है कीमोथेरेपी, मे बी गिवन बिफोर सर्जरी और आफ्टर, इसको सर्जरी से पहले या बाद में दिया जा सकता है। रेडियोथेरेपी, एक्सटर्नल बीम रेडिएशन थेरेपी, मतलब एक्सटर्नली बीम रेडिएशन थेरेपी, बाहर से थेरेपी प्रोवाइड करना, उसको बोलते हैं रेडियोथेरेपी। फिर आता है माल अब्जॉर्प्शन, ये आपकी नेक्स्ट डिजीज माल अब्जॉर्प्शन। अब देखो माल अब्जॉर्प्शन होता क्या है, इट इज ए इनएबिलिटी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम टू अब्जॉर्ब वन और मोर ऑफ द मेजर विटामिन, मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन, द आउटकम इज माल न्यूट्रिशन, मतलब कि इनएबिलिटी मतलब प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता डाइजेस्टिव सिस्टम टू अब्जॉर्ब वन और मोर द मेजर विटामिन, मतलब विटामिन है, मिनरल्स है, न्यूट्रिशन है, इनको अब्जॉर्ब नहीं कर पाता, ना इनका डाइजेशन हो गया प्रॉपर, इनका आउटकम निकल पाता, इस प्रोसेस को बोलते हैं माल अब्जॉर्प्शन, मतलब कि डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इम्प्रॉपर वर्क कर रहा है, प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा, उसका पंपिंग जो फंक्शन है वो डाउन हो गया, जैसे मिनरल है, विटामिन है, ये अब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा और आउटकम नहीं निकल पा रहा, इसको बोलते हैं माल न्यूट्रिशन या माल अब्जॉर्प्शन। अब कॉज क्या होता है, म्यूकोजल कॉज क्या होते हैं, कोइलियाक डिजीज, मतलब वो इलियम पार्ट के अंदर डिजीज है, सब टोटल विलियस एट्रोपी, जो सब टोटल विलियस पार्ट है वेसल्स का उनमें एट्रोपी होकर साइज बढ़ गई है। काउ मिल्क इंट्रोज, कोई है जिसको काउ मिल्क ले रहा है तो वो इंट्रोज सहन नहीं कर पाता, टॉलरेट नहीं कर पाती बॉडी, तो माल अब्जॉर्प्शन होता है। फ्रक्टोज माल जिसका फ्रक्टोज का प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता। इन्फेक्शन, इम्यूनोडेफिशिएंसी लाइक कॉज एचआईवी, अब किसी को एचआईवी डिजीज है तो उसका इम्यून सिस्टम वीक है तो उनमें इन्फेक्शन के चांस ज्यादा रहते हैं। विपल्स डिजीज मतलब इंटेस्टाइनल म्यूकोसा का डिसऑर्डर होता है, उसको बोलते हैं इन्फेक्शन होना विपल्स डिजीज, या फिर इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस हो जाना, उसकी वजह से भी माल अब्जॉर्प्शन होता है। नेक्स्ट आता है इनसफिशिएंट एंजाइम,
कि पेनक्रियाटिक एंजाइम इनसफिशिएंसी है, कैंसर पेनक्रियाज होता, कोलेस्टेटिक जॉन्डिस होना, ठीक है, और सिस्टिक फाइब्रोसिस होना। नेक्स्ट आता है ड्रग्स। ड्रग्स होती है स्ट्रक्चरल कॉजेज में क्या होता है, पोस्ट वेगोटोमी, वेगस नर्व को कट हो गया, स्ट्रक्चर है मतलब इसोफेजियल नेरो है, फिस्टुला अबनॉर्मल करेक्शन हो रखा है दो ऑर्गन के बीच में, उसको बोलते हैं फिस्टुला। मतलब आप गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी के स्टोमक के पार्ट को रिमूव करके सब रिमेन पार्ट को जेजुनम के साथ जोड़ देना, उसको बोलते हैं गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। कॉज ऑफ आउटसाइड गट हाइपरथायरॉयडिज्म है, थायराइड लेवल ज्यादा होना, डायबिटीज T3 T4 का लेवल ज्यादा, उसको बोलेंगे हाइपर डायबिटीज मेलाइटिस, शुगर लेवल बढ़ेगा, हाइपर जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है उसका हाइपर सिक्रेशन होना, माल न्यूट्रिशन है, ईटिंग डिसऑर्डर है, ये सारे कॉज क्या करते हैं, माल एब्जॉर्प्शन को कॉज करते हैं। फिर आता है क्लिनिकल फीचर्स। क्रोनिक डायरिया मोर देन 3 मोशन पर डे, मतलब क्रोनिक डायरिया होता है मोर देन 3 टाइम से ज्यादा होता है। स्टेटोरोया मतलब स्टूल फेट आता है स्टूल के साथ, मतलब आप स्टूल पास आउट करते हैं उसके साथ फेट लोबल्स आते हैं, उसको बोलते हैं स्टेटोरोया, मतलब ऑफेंसिव स्मेल आती है, भद्दी स्मेल आती है। अबनॉर्मल डिस्टेंशन एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड पेन, मतलब एब्डोमिनल डिस्टेंड होगा साइड नीचे की तरफ और पेन होगा, फ्लैटस गैसेस निकलेगी, सेंस ऑफ वेलबींग पर्सन को कॉन्शियसनेस अल्टर्ड होगी, आयरन डेफिशिएंसी एरिया मतलब आयरन का लेवल डाउन आएगा, विजुअल डिफिकल्टी ब्लड विजन होगा, डिहाइड्रेशन होगा, एडिमा स्वेलिंग आएगी, फ्लूइड एक्युमुलेशन होगा तो लॉस ऑफ वेट लॉस होगा, प्रॉपर फ्लूइड इम्बैलेंस होगा तो लॉस ऑफ वेट होगा। फिर ग्रोथ फेलियर होगा। डायग्नोसिस में क्या देखते हैं हम, डायग्नोसिस देखो पेशेंट हिस्ट्री देखते हैं कि पेशेंट को हिस्ट्री देखेंगे उसके अंदर पहले से कोई सिस्टिक फाइब्रोसिस कंजेनाइटल अनोमली तो नहीं है, सिस्टिक फाइब्रोसिस तो नहीं है, कोई सब जो सारी डिजीज का अपन असेस करेंगे। फिजिकल हेड टू टू एग्जाम देखेंगे कि स्वेलिंग है, एब्डोमिनल डिस्टेंस है, ब्लड विजन है, सारा हेड टू टू एग्जामिनेशन करेंगे। और ब्लड टेस्ट में क्या देखेंगे, एनीमिया को डिटेक्ट करेंगे, क्योंकि ब्लड लॉस होगा तो अगर ब्लीडिंग हो रही है तो एनीमिया के चांस रहेंगे। और न्यूरो फंक्शन टेस्ट एनएफटी करेंगे, क्योंकि किस लिए, ब्लड विजन है, वेलबिंग कॉन्शियस नहीं है तो न्यूरो फंक्शन टेस्ट करेंगे। फिर आता है स्टूल एग्जामिनेशन। स्टूल एग्जामिनेशन क्यों करते हैं, फॉर फैट एनालिसिस इन द स्टूल, लैक्टोज इंटॉलरेंस एंड माइक्रोबायोलॉजिकल असेसमेंट, मतलब फैट का एनालिसिस करते हैं स्टूल टेस्ट के अंदर। स्टूल के लिए लैक्टोज इंटेंस मतलब बच्चा है लैक्टोज के लिए प्रति इंटॉलरेंस है तो ठीक है उसको असेस करते हैं। एंड माइक्रोबायोलॉजिकल असेसमेंट करते हैं, लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। एंडोस्कोपी मतलब प्रॉपर विजुलाइजेशन करते हैं स्टोमक का। बेरियम स्वालो टेस्ट, अगर कहीं लोकेशन में स्टोमक के अगर पार्ट के अंदर स्टोमक ऑर्गन के अंदर कोई डिफॉर्मिटी है तो उनको असेस करने के लिए अपन बेरियम स्वालो टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है स्मॉल बाउल बायोप्सी, मतलब जो स्मॉल इंटेस्टाइन उसकी बायोप्सी लेते हैं, सेल लेके उसका स्टडी करते हैं। स्किलिंग टेस्ट क्या होता है, इवालुएट विटामिन B12 अब्जॉर्प्शन, मतलब स्किलिंग टेस्ट का मतलब होता है जो विटामिन B12 है साइनोकोबालामाइन उसका अब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो नहीं उसका इवालुएट करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं और रिजल्ट निकालते हैं कि पर्निशियस एनीमिया तो नहीं है शायद इसको, ठीक है। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट में देखते हैं सप्लीमेंट में कि इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, मैनेजमेंट का मेन उद्देश्य क्या है, क्या पर्पज है माल एब्जॉर्प्शन का मैनेजमेंट करने के पीछे। सप्लीमेंट न्यूट्रिशन दैट हैव बीन लो, कि सप्लीमेंट न्यूट्रिशन है जो क्या है लो होना चाहिए टू अवॉइड डाइटरी सब्सटेंस जो एक्सलेट माल एब्जॉर्प्शन, ऐसी सब्सटेंस जो डाइट के अंदर अपन ले रहे हैं जो क्या कर रहे हैं माल एब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहे हैं, ऐसी सब्सटेंस को जो भी डाइट के अंदर ले रहे हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। ये तो है एम ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट। कि एम तो क्या था कि ऐसी डाइट लो जो लो हो सब्सटेंस के अंदर और जिससे एक्सीलेट ना हो माल एब्जॉर्प्शन, और ऐसी डाइट को अवॉइड करो जिससे माल एब्जॉर्प्शन बढ़े, ठीक है। अब देखो मैनेजमेंट क्या होता है कि क्या इसका ट्रीटमेंट है, कैसे ट्रीट किया जाता है। पेरेंटल फ्लूइड शुड बी गिवन टू ट्रीट डिहाइड्रेशन कंडीशन, मतलब पेरेंटली अदर देन एलिमेंट्री के ट्रैक्ट अगर अपन फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं पेरेंटल फ्लूइड
शुड बी गिवन टू ट्रीट डिहाइड्रेशन कंडीशन, मतलब फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड लॉस की कंडीशन से प्रिवेंट होने के लिए अपन क्या देते हैं, पेरेंटल न्यूट्रिशन या फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। सप्लीमेंट ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, आपको क्या देना है, सप्लीमेंट थेरेपी देनी है विटामिन एंड मिनरल्स की, क्योंकि स्टोमक के थ्रू तो वो ऑब्जॉर्प्शन हो नहीं रहा, क्योंकि स्टोमक के तो फंक्शन है वो रिड्यूस है, डाउन हो रखे हैं, तो इसलिए आप सप्लीमेंट देंगे विटामिन एंड मिनरल्स के। कोलियाक डिजीज रिक्वायर ग्लूटेन फ्री डाइट, अगर किसी को सीलियाक डिजीज, यहाँ पे लिखा कोलिक डिजीज नहीं होती, सीलियाक डिजीज होता है, CELIAK, कोलिक डिजीज रिक्वायर ग्लूटेन फ्री डाइट की, जैसे बीट है, बाजरी है, गवार है, ठीक है, गेहूं, ऐसी चीजें ग्लूटेन फ्री डाइट देनी चाहिए उस बच्चों को, कि जैसे भी सीलियाक डिजीज में क्या होता है, ग्लूटेन डाइट है वो अब्जॉर्प्शन नहीं होता और बच्चे के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन अकर होती है, क्योंकि जो भी अपना इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है, ग्लूटेन डाइट को एज ए फॉरेन बॉडी मानता है और हाइपर सेंसिटिविटी क्रिएट कर देता है अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो उस बच्चे को लाइफ फ्लोइंग है वो ग्लूटेन फ्री डाइट पे रहना देता है। अब ग्लूटेन डाइट के लिए आता है कि जो भी आप प्रोडक्ट खरीदो उसमें देखना चाहिए ग्लूटेन डाइट या उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी एड मिक्सर ना हो, आपको ग्लूटेन फ्री डाइट ही लेने है। नेक्स्ट है पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी रिक्वायर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंजाइम विद फूड, आपको क्या करना है, पैनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी, पैनक्रियाटिक एंजाइम क्या है बॉडी के अंदर कम है, तो आपको क्या करना है, ओरल एडमिनिस्ट्रेशन करना है एंजाइम का विद फूड के साथ, पैनक्रियाटिक एंजाइम देने हैं, विदाउट फूड नहीं देने चाहिए, क्योंकि अगर विदाउट फूड देंगे तो अल्सर के चांस हो सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लॉक फ्लो ऑफ बाइल रिक्वायर्ड सर्जरी, आपको क्या करना है, जो बाइल का फ्लो है प्रोडक्शन का उसको ब्लॉक कर देना है सर्जरी के लिए, ठीक है, अगर आप सर्जरी कर रहे हो तो, ठीक है। नेक्स्ट है डिजीज रिक्वायर रिस्पॉन्स टू स्टेरॉइड, कि जो भी मालअब्जॉर्प्शन डिजीज है जो रिक्वायर होती है रिस्पॉन्स टू स्टेरॉइड के लिए स्टेरॉइड देने चाहिए। नेक्स्ट है व्हेन बाइल साल्ट, bile salt are not reabsorbed, it may be necessary to give regimes to bind them, मतलब कि जब बाइल साल्ट है वो नॉट रीअब्जॉर्ब, वापस रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा, तो आपको क्या नेसेसरी जरूरी है देना रेजिमेंट्स ऑफ टू बाइंड देम, मतलब तो बाइल की रेजिमेंट्स होती है, ड्रग्स आती है, उनको देना, वो क्या करेगी, उसको बाइंड करेंगे और रीअब्जॉर्ब करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है if there is folate deficiency and possibly vitamin B12 deficiency, मतलब if there is folate मतलब फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है या विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है, so treat this type of deficiency by starting vitamin B12 and folate supplement, मतलब कि अगर इसको विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी है तो आपको क्या करना है, विटामिन B12 एंड फोलिक सप्लीमेंट देके इसको ट्रीट करना है। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लिकेशन, मतलब लॉसिट्यूड का मतलब लेजीट्यूड का मतलब होता है लेजी फील करना, मतलब वीकनेस, ग्रोथ रिटार्डेशन, ऑस्टियोमलेशिया एंड माल न्यूट्रिशन। अब देखो ग्रोथ और लेजीट्यूड का मतलब वीकनेस फील होता है, कमजोरी फील करता है। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, जो भी अपन देते हैं फोलिक एसिड है, B12 है, ठीक है, इनके कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है कि ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, अगर माल अब्जॉर्प्शन है, प्रॉपर अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा पेशेंट को, प्रॉपर मिनरल्स विटामिन नहीं मिल रहे तो माल अब्जॉर्प्शन होगा। ऑस्टियोमलेसिया जो जॉइंट है उसमें जैसा मिनरल्स है, कैल्शियम है, वो क्या होंगे, ज्यादा रीअब्जॉर्प्शन हो गए, ठीक है, कैल्शियम है वो हड्डियों के अंदर जमा होने लग जाएगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्टियोमलेसिया, मतलब जॉइंट पेन होता रहता है, बुढ़ापे में देखते हैं लोगों के जॉइंट पेन होते रहते हैं, उसको बोलते हैं ऑस्टियोमलेसिया। माल न्यूट्रिशन, अब माल न्यूट्रिशन का चांस क्यों होगा, क्योंकि प्रॉपर विटामिन सप्लीमेंटर वो अब्जॉर्ब नहीं हो रहे, तो माल न्यूट्रिशन के चांस रहते हैं। अब देखो ऑस्टियोमलेसिया का एक चीज बताता हूँ, जो लेडीज है ये करवाती है हिस्टेरेक्टोमी, मतलब यूट्रस को रिमूव करवाते हैं, वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, ठीक है, अगर किसी कोई लेडीज है वो हिस्टेरेक्टोमी करवाती है, मतलब यूट्रस को ही रिमूव करवा लेती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, अगर कोई लेडी है चलो मेनोपॉज से पहले करवा लेती है तो उसमें क्या होता है, बाद में उसको ऑस्टियोमलेसिया, ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन होने के चांस रहते हैं। ये लेडीज में ज्यादा होती है ऑस्टियोमलेसिया, वो कंडीशन अपन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में पढ़ेंगे। तो इसलिए जो भी लेडीज है जो ऑस्टियोमलेसिया की शिकार होती है तो उससे पहले ध्यान रखना चाहिए, इनको सप्लीमेंट की नीड होती है फिर, कि जो भी मेनोपॉज से पहले कभी हिस्टेरेक्टोमी या यूट्रस को रिमूव नहीं करवाना चाहिए, ठीक है।
क्योंकि इससे फिर जॉइंट पेन होने के चांस रहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन अराइज होती है, क्योंकि प्रॉपर एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन, इनका जो सिक्रेशन है वो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन अराइज होती है। इसलिए कभी भी फैमिली प्लानिंग मेथड अपना लेनी चाहिए, बट हिस्टेक्टोमी की तरफ नहीं जाना चाहिए। यह था आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। बाकी के अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।